Hello, my dear friends. How are you? This is Om sir, and you are watching Om's online English classes. फ्रेंड्स, आज का सेशन वुड के रिमेनिंग प्रयोग के साथ अगले मॉडल वर्ब के यूज़ को लेकर के होने वाला है। पिछले सेशंस में हम लोगों ने वुड के काफ़ी सारे यूसेस के बारे में जाना था और आशा करता हूं कि आप लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से उसे समझा भी होगा। इससे पहले कि मैं आज का सेशन स्टार्ट करूं, I would like to request you all, please like and subscribe my channel and press the bell icon to get more upcoming videos। तो वुड के अगले प्रयोग की आज जो बात मैं करने जा रहा हूँ वो है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। तो वुड का यूज़ माइंड के साथ, माइंड एक वर्ब है, तो माइंड के साथ पोलाइट रिक्वेस्ट का बोध कराने हेतु किया जाता है। ठीक है, तो वुड का ये प्रयोग काफ़ी स्पेशल है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वो बार बार इस पैटर्न पर, इस स्ट्रक्चर पर पूछे जाते हैं, यानी वुड के साथ माइंड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। और यह क्वेश्चन इसलिए भी काफ़ी ख़ास है क्योंकि फिलर और कॉमन एरर के रूप में तो यह पूछा ही जाता है, साथ ही साथ नरेशन में भी यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यूजुअली हम लोग इसके इंटेरोगेटिव फॉर्म को देख करके इसे हम लोग इंटेरोगेटिव समझने की गलती कर बैठते हैं, जबकि यह सेंटेंस जो है वो इम्परेटिव सेंस देता है। तो आगे हम लोग जो है वो इसके बारे में जो है वो जानेंगे। तो चलिए इसका एग्जांपल जो है वो लेते हैं, किस प्रकार से यह पोलाइट रिक्वेस्ट को बतलाएगा। जैसे है, वुड यू माइंड टेकिंग a cup of tea। तो वुड यू माइंड टेकिंग अ कप ऑफ टी का यहाँ पर जो है वह अर्थ हो गया कि क्या आप एक कप चाय लेने का तकल्लुफ़ करेंगे, या एक कप चाय पीने में आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं होगी, या क्या आप एक कप चाय पीने का कष्ट करेंगे। तो ये आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से जब हम बातें करते हैं सामने वाले के साथ, तो हमारा जो है वो मतलब सेंस होता है काफ़ी विनम्रता भरे भाव का। ठीक है, तो इसलिए वुड यू माइंड में अब समझना ये है कि माइंड जो है वो एक V1 है। ठीक है, यानी अपने आप में यह एक वर्ब है। और आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे वर्ब होते हैं जो या तो अपने बाद इन्फिनेटिव लेते हैं या फिर जेरंड लेते हैं। तो जैसे हम लोग वांट लिखते हैं, तो वांट के बाद हम सभी को पता होता है कि वांट अपने बाद इन्फिनेटिव लेता है, आई वांट टू गो, आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दैट। लेकिन माइंड जो है इसका नेचर वांट से अलग है, यह अपने बाद हमेशा जो है वह जेरंड यानी कि V4 लेता है। तो इस चीज़ का हम ख्याल रखेंगे, क्योंकि इसके वर्ब के फॉर्म को लेकर के भी क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। यानी माइंड के बाद या तो 2 + V1 करके एरर पूछता है, यानी कि टू टेक यहाँ पर आपको दे सकता है, या ओनली जो है वह V1 यानी कि विदाउट टू, यानी केवल टेक दे करके भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखेंगे कि माइंड आने के बाद जो है वह क्रिया का चौथा फॉर्म ही यूज़ होगा। तो इसलिए यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा कभी कभी आपको फिलर जो है वह यहाँ भी डाल करके जो है वो क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी कि डैश यू माइंड टेकिंग अ कप ऑफ टी। जैसे ही माइंड टेकिंग अ कप ऑफ टी देखेंगे, हम लोगों को ये समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ मॉडल वर्ब के रूप में वुड भरा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा गया। अगर कॉमन एरर के रूप में अगर इसे पूछा जाएगा तो कुछ इस तरीके से पूछा जाता है,
आपको अपने जूते उतारने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कोई तकलीफ़ तो नहीं होगी। तो इस सेंटेंस में देखिए इस तरीके से इसको स्प्लिट किया जाएगा 4 पार्ट में, या 3 पार्ट कह लीजिए। चौथा पार्ट नो एरर का होगा, A, B, C, और इसका चौथा पार्ट जो है वो नो एरर होगा, यानी कि D। अब इसमें अगर देखा जाए तो एरर जो है वो आपको इस वाले जो है वो पार्ट में है, यानी कि बी पार्ट में, क्योंकि हम सभी जानते हैं माइंड के बाद जो है वह क्रिया का चौथा फॉर्म होना चाहिए। अभी अभी मैंने यहाँ लिखा है, तो यहाँ पर टेक ऑफ के टू टेक ऑफ के बजाय जो है वह टेकिंग ऑफ होना चाहिए, यानी कि इसे इस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। वुड यू माइंड टेकिंग ऑफ योर शूज़। टेक ऑफ का अर्थ होता है खोलना या उतारना, हालांकि टेक ऑफ का अर्थ जो है वह उड़ान भरना भी होता है। तो टेक ऑफ या पुट ऑफ का जो है वह हम लोग प्रयोग खोलने या उतारने के सेंस में कपड़े, जूते, चप्पल आदि के लिए यूज़ करते हैं। तो आपने देखा कि इस तरीके से कॉमन एरर पूछा जाता है। अगर आपको यह फिलर के रूप में पूछा जाएगा तो कुछ इस तरीके से जो है वह पूछा जाएगा। डैश यू माइंड टेकिंग अ कप ऑफ कॉफ़ी, और ऑप्शन के रूप में आपको यहाँ शुड, कुड, वुड और मे जो है वो ऑप्शन में दिया हुआ है। अब आप समझ सकते हैं, चूँकि इसमें माइंड टेकिंग का प्रयोग हुआ है तो माइंड का कॉम्बिनेशन जो है वो वुड के साथ होता है, वुड यू माइंड। तो इस तरीके से इसका जो है वो राइट आंसर सी होगा। तो इस तरीके से फिलर से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इसके एक और पहलू की जो है वह मैं बात करना चाहूँगा, जो कि इक्वली इम्पॉर्टेंट मतलब कह सकते हैं कि एस्पेक्ट है इस क्वेश्चन का, और ये है जुड़ा हुआ नरेशन से। नरेशन में हम लोग जो है वह इस सेंटेंस को मिसअंडरस्टैंड करते हैं इसके इंटेरोगेटिव नेचर की वजह से। तो अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन नरेशन में अगर पूछा जाता है, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में, जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, वुड यू माइंड पासिंग द सॉल्ट। पास का अर्थ होता है हस्तांतरित करना, यानी बढ़ाना। ठीक है, यहाँ पर जो अर्थ है, ही सेड टू मी वुड यू माइंड पासिंग द सॉल्ट, यानी जब हम लोग कभी रेस्टोरेंट में या होटल में होते हैं और अपने टेबल से दूर किसी दूसरे टेबल पर बैठे व्यक्ति से अगर कोई नमक की डिब्बी आदि बढ़ाने के लिए अगर पूछते हैं तो बिल्कुल आग्रहपूर्वक पूछेंगे। तो ये एक पोलाइट रिक्वेस्ट है, लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि इसे इंटेरोगेटिव फॉर्म में यह सेंटेंस लिखा हुआ है, और इसको हम लोग यस नो इंटेरोगेटिव मानते हुए इसका जब नरेशन यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच जो है वह चूज़ करना होता है, तो हम इसे इंटेरोगेटिव मानते हुए उसके इंटेरोगेटिव वाले ऑप्शन को चुनना जो है वह पसंद करते हैं। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऑप्शन आपको दिया हुआ रहता है वो भी मौजूद रहता है, तो इस वजह से हम लोग कंफ्यूज्ड भी होते हैं। जैसे ही आस्क्ड मी, ठीक है, तो जैसे ही हम लोग इसे क्वेश्चन मानेंगे तो सबसे पहला चेंज जो है वह हम लोग सेड को आस्क में बदल करके करते हैं, और यही हमारी पहली गलती हो जाती है। खैर आगे बढ़ते हैं, वाक्य को पूरी तरह से बदलते हैं। और यस नो इंटेरोगेटिव जब हम इसे मानेंगे तो यहाँ पर जो है वह इस कॉमा के बदले में हम लोग इफ़ का प्रयोग या वेदर का प्रयोग करते हैं। तो इफ़ का प्रयोग मैंने किया है यहाँ पर, और उसके बाद हम लोग सेंटेंस को अफर्मेटिव वे में लिखते हैं। तो यू को बदल देना है फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, तो आई हो जाएगा सब्जेक्ट,
और उसके बाद वुड माइंड। हम सभी जानते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच में वुड शुड कुड नहीं बदलता है, तो इसको विदाउट किसी चेंज के यहाँ पर वुड लिखेंगे और उसके बाद माइंड पासिंग द सॉल्ट। यानी कुछ इस तरीके से हमारे मन में चल रहा होता है और इस तरीके का एक ऑप्शन, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन यह भी दिया हुआ रहता है, तो हम लोग और भी ज़्यादा श्योर हो जाते हैं कि आंसर यही होगा। जबकि इसका राइट आंसर होना चाहिए, चूँकि यह आग्रह है, इम्परेटिव सेंटेंस है, तो इसका होना चाहिए ही रिक्वेस्टेड मी। और उसके बाद हम लोग सभी जानते हैं कि इसमें न तो दैट का, न ही इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं, बल्कि टू या नॉट टू का प्रयोग करते हैं। तो चूँकि वाक्य नेगेटिव नहीं है इसलिए टू का प्रयोग करेंगे। टू के बाद V1 लिखना होता है, तो अब वुड माइंड को इग्नोर करते हुए सीधे यहाँ पर पासिंग से हम लोग इसका पास बना लेंगे, यानी 2 + V1 बना लेंगे और उसके बाद द सॉल्ट लिखेंगे, द सॉल्ट। तो ये बहुत ही कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट जो है वह चीज़ है, इसे ख़ास तौर पर आप लोग नोटिस करेंगे, क्योंकि हम सभी जो है वह इस वाक्य को अक्सर जो है वह गलत समझ बैठते हैं। तो कितने मीनिंगफुल तरीके से जो है वह इसका सेंस आ रहा है। ही रिक्वेस्टेड मी टू पास द सॉल्ट, यानी उसने मुझसे नमक बढ़ाने का आग्रह किया। तो इस तरीके से इसका जो है वह नरेशन बनता है। तो आपने देखा कि ये अलग अलग फॉर्म में जो है वह क्वेश्चंस बार बार यानी कि रिपीटेडली जो है वह पूछे गए हैं और पूछे ही जाएंगे, तो इसलिए वुड यू माइंड को आप लोग समझें। अब वुड के एक और प्रयोग की बात मैं करना चाहूँगा, जो कि है अपनी लाइक या फिर दूसरों की लाइक जो है वह पूछने या फिर अपनी लाइक को जो है वह बताने के लिए। तो वुड का एक प्रयोग जो है यह भी है कि हम अपनी पसंद जो है वह इससे बतलाते हैं, वुड यू लाइक का प्रयोग करते हुए, वुड लाइक टू, और दूसरों की पसंद पूछते हैं। वुड का यूज़ लाइक टू के साथ पसंद पूछने या बताने के लिए होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, पसंद पूछने के लिए हम लोग इस तरीके से बात करते हैं, वुड यू लाइक टू स्टे हियर, क्या आप यहाँ ठहरना पसंद करेंगे, क्या आप यहाँ ठहरना चाहेंगे। तो इस तरीके से इसमें पसंद पूछी जा रही है, वुड यू लाइक टू स्टे हियर। इसी प्रकार अपनी पसंद बतलाएंगे, नो आई वुड लाइक टू गो somewhere else, यानी नहीं, मैं कहीं और जाना चाहूँगा, मैं कहीं और जाना पसंद करूँगा। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि वुड का लाइक टू के साथ जब प्रयोग होता है तो या तो हम अपनी लाइक बताते हैं या फिर दूसरों की लाइक पूछते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आपको जो है वह इस यूज से अगर पूछा जाएगा तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन फिलर के रूप में आएगा। अब देखिए, पूछा जा रहा है, पसंद पूछी जा रही है उन लोगों की कि क्या वे लोग डिबेट में जो है वह शामिल होना चाहेंगे
भाग लेना चाहेंगे, क्योंकि पार्टेक का अर्थ होता है भाग लेना, ठीक है, पार्टेक इन। तो वुड दे लाइक, इसका अर्थ हो जाएगा क्या वे लोग, वुड दे लाइक टू पार्टेक इन द डिबेट, यानी क्या वे लोग डिबेट में यानी कि वाद विवाद में भाग लेना चाहेंगे। तो इस तरीके से आप इसको जो है वह समझ सकते हैं। ऑप्शन अगर आपके पास जो है वह दिया हुआ रहे ऐसे क्वेश्चंस में, शुड, कुड, वुड, और माइट, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें वुड का प्रयोग होगा। बढ़ते हैं अगले प्रयोग की तरफ, और आज का जो प्रयोग है मॉडल वर्ब में वो है मे, यानी अगला मॉडल वर्ब हम लोग मे जो है वह जानने की कोशिश करेंगे। और यूज़ ऑफ मे, सबसे पहली बात जान लें कि मे का प्रयोग जो है वो पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग करते हैं, यानी मे से जो है वो पॉसिबिलिटी का सेंस आता है, संभावना। मे का यूज़ पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना को दर्शाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, इट में रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है ना। या फिर फादर में कम टुनाइट, यानी पिताजी आज रात आ सकते हैं, यानी पिताजी के आज रात आने की संभावना है, ठीक है। तो ऐसे वाक्यों में हम लोग पॉसिबिलिटी को जो है वह फील कर सकते हैं। इसी प्रकार जो है वह अगला यूज जो है वह मे का, वो गैस के लिए हम लोग जानना चाहेंगे। मे का यूज़ गैस यानी अनुमान को दर्शाता है, ठीक है। मे का यूज़ गैस यानी अनुमान को दर्शाता है। तो हम लोग मे के बारे में जो है वह जानते हैं। शी मे बी हर मदर, वो उसकी माँ हो सकती है, वह उसकी माँ हो सकती है। तो इस वाक्य में देखिए सकता है, सकती है और सकते हैं। ऐसे हिंदी वाक्य को हम लोग जब देखते हैं तो मन में कैन का ख्याल आता है, लेकिन कैन से कैपेबिलिटी या फिर पावर या फिर कैपेसिटी को जो है वो हम लोग दर्शाते हैं। तो इसलिए इसमें कैन का प्रयोग कतई नहीं होगा। सी मे बी हर मदर यानी वह उसकी माँ हो सकती है, ठीक है। यानी अगर कोई महिला, मान लीजिए कि अगर किसी
अन्य महिला के साथ या फिर किसी लड़की के साथ जो है वह आती जाती है, तो हम लोग गेस कर सकते हैं कि वह महिला जो है उस लड़की की माँ हो सकती है, यानी सी मे बी हर मदर। ठीक, इसी प्रकार इसके जो है वह दूसरे एक प्रयोग को देखेंगे। दूसरे स्ट्रक्चर पर हम वाक्य लिखेंगे। ये आपका ये जो पहला सेंटेंस है, ये बिल्कुल वो बेसिक स्ट्रक्चर जो आप लोगों को मैंने लिखाया था, सब्जेक्ट के बाद मॉडल वर्ब प्लस V1, उस वाक्य पर है। जबकि ये जो अगला वाक्य है वो देखिए, सी मे बी स्लीपिंग। तो ये जो सेंटेंस है ये है, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस V4। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये, इसमें कंटिन्यूअस फॉर्म का चूँकि यूज़ हुआ है, तो ये क्रिया के जारी रहने का यानी कंटिन्यूटी का जो है वो बोध कराता है। अर्थात इसमें गेस इस वाक्य में भी है, लेकिन इसमें क्रिया के जारी रहने का। जैसे सी मे बी स्लीपिंग, वह सो रही होगी, वह आ रहा होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उसका आना जो है वो जारी है, वह आ रहा होगा, वह सो रही होगी, है ना। तो क्रिया की कंटिन्यूटी का इसमें जो है वो पता चलता है। और कंप्लीशन के लिए भी हम इसमें परफेक्ट फॉर्म को शामिल करना चाहेंगे गेस के लिए। जैसे देखिए, यू मे हैव heard, you may have heard the name of दिलीप कुमार। ये एक लीजेंडरी एक्टर है हमारे दिलीप कुमार, जिनका आज ही जो है वह अनफॉर्चुनेटली जो है वह निधन हो गया है। ही इज़ नो मोर नाउ। सो यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ दिलीप कुमार, यानी आपने दिलीप कुमार का नाम सुना होगा, यानी ये मेरा अनुमान है। ठीक है, यानी कहने का मतलब अगर आप टीवी या फिर फिल्में देखते हैं तो आपने दिलीप कुमार का नाम अवश्य सुना होगा। तो इस तरीके से इसमें मे का जो है वो आप देख सकते हैं हैव और V3 के साथ, यानी हैव और V3 के साथ, यानी कि परफेक्ट फॉर्म क्रिया का इसमें जो है वो यूज़ हुआ है। कहने का मतलब क्रिया की समाप्ति का इसमें अनुमान है, यानी आप देख चुके होंगे। इसी प्रकार वह पहुंच गया होगा, यानी यहाँ पर भी जो है वह अनुमान है, गैस है, यानी कि किसी के बारे में हम लोग गैस करते हैं कि वह घर पहुंच गया होगा। जैसे देखिए, ही मे हैव रीच्ड होम, वह घर पहुंच गया होगा। तो इसमें भी क्रिया के कॉम्प्लीशन का हम लोग अनुमान लगाते हैं, गैस करते हैं। तो इस तरीके से मे का प्रयोग गैस के लिए होता है। ठीक है, मे का आज एकमात्र यूज और लेना चाहेंगे जो कि ऑप्टेटिव सेंटेंस से रिलेटेड है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे का प्रयोग होता है और इससे भी जो है वो क्वेश्चंस जो है वो आपको आ सकते हैं, तो इसलिए इसे देखें। तो अगला प्रयोग जो है वो मे का, वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस में। जब हम विश करते हैं किसी को, जब हम प्रे करते हैं या फिर किसी को ब्लेसिंग्स जो है वह देते हैं या फिर कर्स यानी कि अभिशाप देते हैं, तब हम लोग जो है वह इस सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। तो मे का यूज़ ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं प्रार्थना सूचक, कामना सूचक, आशीर्वाद सूचक या अभिशाप सूचक वाक्यों को। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में विश, ब्लेसिंग्स, कर्स या प्रेयर को दर्शाता है। जैसे देखिए,
मे गॉड हेल्प यू, यानी ईश्वर तुम्हारी मदद करे। ठीक है। योर जर्नी बी हैप्पी, यानी आपकी यात्रा मंगलमय हो, सुखद हो। तो ये एक प्रकार का विश है, यानी कि कामना है। तो इसलिए ऐसे वाक्य में आप देखिए मे का प्रयोग वाक्य के आरंभ में हुआ है, जबकि मे को हम लोग सब्जेक्ट के पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे का प्रयोग जो है वह वाक्य के आरंभ में हुआ है। ठीक है। और कभी कभी हम लोग इसको हटा करके भी बोल सकते हैं, जैसे गॉड हेल्प यू या गॉड ब्लेस यू, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपको मॉडल वर्ब के दृष्टिकोण से अगर पूछा जाता है तो ये समझ के रखिए कि यहाँ जो है वो मे का ही यूज़ होगा। ठीक है। इसी प्रकार देखिए, मे यू गेट र्यून। गेट र्यून का अर्थ होता है नाश होना, यानी सत्यानाश होना, बर्बाद हो जाना, यानी तुम्हारा सत्यानाश हो, यानी तुम बर्बाद हो जाओ। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में विश या फिर प्रेयर या फिर ब्लेसिंग्स के लिए मे का प्रयोग होता है। फ्रेंड्स, आज का सेशन जो है वह मैं यही समाप्त करना चाहूँगा। अगर अब तक मॉडल वर्ब के जितने भी यूसेस मैंने आपको बताए हैं उसको लेकर के किसी भी प्रकार का डाउट आप लोगों के मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर मुझे कमेंट करें। मैं आपके उन सारे जो है वो डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा। गुड बाय, टेक केयर।